हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे 9.15। देखो यहाँ पे हमें चार क्वेश्चन दिया गया है। यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ ऑफ ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज बियॉन्ड द ट्वाइस एफ। मतलब कि हमें यहाँ पे प्रूफ देना है इसका कि वैसे हमें पता तो है ही, प्रॉपर्टी से हमें सारी चीजें पता है कि भाई अगर एफ एंड ट्वाइस एफ के बीच में अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो डेफिनेटली उसकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में कहीं बनेगी, है ना। अगर हम फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉन्केव मिरर के सामने तो डेफिनेटली उसकी इमेज जो भी होगी वो अवे टू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर टूवर्ड्स दी इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगी। अभी हमें यहाँ पे इसका प्रूफ देना है, तो मतलब कि हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये प्रूव भी करना है। तो ठीक है, तो प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इमेज डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस एफ। ये हमें प्रूव करना है कि v जो भी होगा वो ग्रेटर देन ट्वाइस एफ होगा, वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, तो चलिए यहाँ पे प्रूव करते हैं इसको। अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से सुनिएगा, हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। हम पहले ए का सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो पहले ए का सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे मिरर है, कॉन्केव मिरर है डेफिनेटली, तो मिरर का फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो बाय द मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो अगर मैं मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, फॉर्मूला ओके, तो देखो क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू, याद है कुछ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अभी यहां से हम एक काम करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज का रिलेशन बनेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, यही रिलेशन बनेगा हमारे पास, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूं। अभी हमने यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा है, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे फोकल लेंथ एंड ट्वाइस एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा है हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकलेगा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको प्रूव करता जाता हूँ साथ में और आपको समझाता भी जाता हूँ। तो चलिए देखो, हमें पता है यहाँ पे कॉन्केव मिरर के लिए यहाँ पे फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों नेगेटिव होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे है तो तीनों नेगेटिव होंगे, है ना। तो तीनों नेगेटिव होंगे तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे कि भाई यहाँ पे ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो मिरर से देखने जाएंगे तो तीनों डिस्टेंस जो भी होंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो आप ना चाहो तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो सीधा नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे रिलेशन में रख के भी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे इतना समझ में आता है कि नेगेटिव में अगर देखने जाए, सारी वैल्यू अगर नेगेटिव प्लेस करें तो नेगेटिव में देखने जाए तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आता है कि भाई फोकल लेंथ नेगेटिव वैल्यू प्लेस करते हो, फोकल लेंथ की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से नेगेटिव वैल्यू में तो कम होगा ना, नेगेटिव वैल्यू में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव वैल्यू में उससे कम होगा। मतलब कि मैं नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करके यहां पे कुछ दिखाता हूं, है ना। तो मैं रिलेशन यहां पे जो लिखने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा, माइनस ट्वाइस एफ इज लेस देन माइनस यू इज लेस देन माइनस एफ होगा। मैंने नेगेटिव वैल्यू साइन कन्वेंशन से कंसीडर करके यहां पे ये रिलेशन लिखा है। ऑब्वियसली नेगेटिव के अंदर जैसे वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो वैसे वैल्यू कम होती जाती है ना। तो माइनस ट्वाइस एफ इज लेस देन माइनस यू इज लेस देन माइनस एफ होगा। ये बात आप भी समझ सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसको पॉजिटिवली देख सकते हो, अगर आप यहां पे रिलेशन ये यूज करना कि ट्वाइस एफ इज लेस देन यू इज लेस देन एफ, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव, फिर बाद में आपको उसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन हम सीधा साइन कन्वेंशन से सीधा जो वैल्यू निकल के आती है, जो रिलेशन निकल के आता है उसी को यहां पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये रिलेशन प्लेस कर दिया, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अभी यहां पे ध्यान से सुनेगा, तो इसका मैं इनवर्स ले लेता हूं, इनवर्स नहीं रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो यहां पे हो जाएगा इट इज माइनस 1/ट्वाइस एफ। रेसिप्रोकल लेने से ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन का ग्रेटर देन हुआ तो ये हो जाएगा माइनस 1/यू, लेस देन का ग्रेटर देन ये हो जाएगा माइनस 1/एफ। ठीक, क्लियर यहां तक। अच्छा, अभी एक काम करो, यहां पे हमें ना ये 1/v का रिलेशन चाहिए, तो यहां पे माइनस 1/u तो आ चुका है बीच में। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट के लिए यहां पे 1/f अगर एडजस्ट कर दे तो हमारे लिए कहानी सेट हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, सभी में 1/f ऐड कर देता हूं। 1/f हमने ऐड कर दिया तो ये माइनस 1/ट्वाइस एफ,
इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन एफ। कुल मिला के देखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा क्या हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा भाई ये पूरे में से आधी वैल्यू निकल जाती है, पूरी वैल्यू में से आधी वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्लस 1 अपॉन ट्वाइस एफ। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन, ये 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू को हम रिजल्ट नंबर 1 से 1 अपॉन वी बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कि रिलेशन अगर मैं इसको सीधा लिखूं तो 1 अपॉन वी इज लेस देन 1 अपॉन ट्वाइस एफ होगा। मतलब कि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये v इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा? ट्वाइस एफ। और यही तो हमें प्रूव करना है, यही तो हमें प्रूव करना। मैं देखो साइन कन्वेंशन से नेगेटिव रिलेशन यूज किया और वही रिलेशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि भैया ऐसे केस में, कॉन्केव लेंस के केस में, अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ एंड ट्वाइस एफ के बीच में प्लेस करते हो तो डेफिनेटली उसकी जो इमेज है वो ट्वाइस एफ से आगे मिलेगी, मतलब कि ट्वाइस एफ से ज्यादा डिस्टेंस पे मिलेगी, अवे टू दी ट्वाइस एफ मिलेगी। यही हमें प्रूव करना था। विथ साइन कन्वेंशन हमने ये सारी चीजें हमने नोट कर ली। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो ट्वाइस एफ से ज्यादा मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो उसी में दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो। ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए, तो उसका भी प्रूफ देते हैं। तो उसके लिए भी हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन, अच्छा, मिरर इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? तो भैया 1 अपॉन एफ दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन वी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन वी की वैल्यू में लिख सकता हूं इट इज 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। भाई ये मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है ना? तो फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे ध्यान से देखो, फॉर कॉन्वेक्स मिरर हमें पता है कि यार यहां पे उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ग्रेटर देन 0 होगी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ राइट हैंड साइड पे होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, मतलब कि u लेस देन 0 होगा। तो आप खुद ही देखो कि यहां पे f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो माइनस माइनस तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब कि एवरी टाइम आप देखोगे तो यहां पे दिस इंप्लाइज मिरर इक्वेशन से हमें इतना समझ में आता है कि दिस इंप्लाइज v इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बात खत्म। अगर v ग्रेटर देन 0 है तो भैया वो वर्चुअल इमेज होगी, है ना? वो वर्चुअल इमेज होगी, मीन्स की इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहां से हम इस तरीके से इसका प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। अभी इसका भी प्रूफ मांगा है तो ठीक है, दे देते हैं। इसका भी प्रूफ देते हैं कि भाई कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो भी इमेज प्रोड्यूस होती है वो हमेशा, जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है, मतलब छोटी होती है, एंड फोकस एंड पोल के बीच में ही होती है। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ देते हैं। ठीक, तो उसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूं और इसका प्रूफ देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, प्रूफ क्या निकल के आता है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर इक्वेशन से ही इसका सॉल्यूशन देना है। तो मिरर इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान से देखिएगा, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। हमें पहला प्रूफ ये देना है, सॉरी 1 अपॉन यू होगा, तो हमें पहला प्रूफ ये देना है कि भाई जो इमेज बनेगी वो फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। ठीक है, पहला प्रूफ ये देंगे, तो फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। तो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं, यहां पे सिर्फ एक साइन कन्वेंशन यूज करना है। देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर f इज ग्रेटर देन 0, u इज लेस देन 0। अगर ये टर्म प्लेस करोगे तो डेफिनेटली दिस इंप्लाइज v ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पे आप देखोगे तो आपको ये नोट डाउन होगा, अगर आप करोगे तो नोट डाउन, ये हमेशा u की वैल्यू नेगेटिव होगी, प्लेस करोगे तो इन दोनों का एडिशन होके हमें v मिलेगा। तो मुझे इतना समझ में आता है कि यहाँ पे ना ये 1 अपॉन v की जो वैल्यू होगी ना, 1 अपॉन वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपॉन एफ होगा। खुद ही सोचो, ये 1 अपॉन एफ में ये वैल्यू ऐड होगी। ठीक है,
अब u नेगेटिव है तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u होके 1/v बनेगा। तो इसका मतलब ये कि 1/v की वैल्यू इससे तो ज्यादा ही मिलेगी 1/f से, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 1/v ग्रेटर देन 1/f ऑलवेज ये होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां से रेसिप्रोकल ले लोगे तो v इज लेस देन f होगा। भाई ये क्या बोलता है, v इज लेस देन f, मतलब कि ये इमेज डिस्टेंस जो भी है वो फोकल लेंथ से कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि इमेज कहां बनी होगी, फोकस एंड पोल के बीच में, बात खत्म। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड, या फिर इमेज विल फॉर्म, ऐसा लिखते हैं, इमेज विल फॉर्म इन बिटवीन f एंड p। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जिसका हमने सॉल्यूशन दिया। अभी दूसरा सॉल्यूशन ये कि भाई डिमिनिश मिलती है, इमेज हमें जो मिलेगी वो डिमिनिश मिलेगी। चलो इसका भी प्रूफ दे देते हैं। ध्यान से देखो भाई, यहां पे क्योंकि 1/v की वैल्यू 1/f प्लस 1/u से बनती है ना। ये बीच में भले माइनस है लेकिन u नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि 1/v की वैल्यू ये -1/u से भी ग्रेटर देन मान सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हियर 1/v इज ऑल्सो ग्रेटर देन -1/u। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये v को वहां पे लेके आओ तो 1 इज ग्रेटर देन -v/u। लेकिन ये -v/u इसको तो हम मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, तो 1 इज लेस देन मैग्निफिकेशन। या फिर आप इसको इस तरीके से देखो कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, बात खत्म, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इट इज इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब कि इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इमेज, और यही हमें प्रूव करने को बोला गया था, तो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अभी डी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डी क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बोल दे दिए, बोलो यहाँ पे हमें क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस द वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज, प्रोड्यूसेस द वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम कॉन्केव मिरर के केस में पोल एंड फोकस के बीच में अगर हम पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज जो भी है वो राइट हैंड साइड पे मिलेगी, एनलार्ज होगी एंड वर्चुअल होगी। राइट हैंड साइड पे होगी तो वर्चुअल होगी, है ना। तो अभी इसका भी प्रूफ देते हैं। चलिए तो इसका भी प्रूफ देते हैं। तो पहले तो कॉन्केव मिरर है, मिरर इक्वेशन तो लिखना ही लिखना है, तो मिरर इक्वेशन लिखते हैं। सो मिरर इक्वेशन ये होगा 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अरे रे कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं। चलिए तो यहां से 1/v दैट इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u होगा। ठीक है, अभी यहां पे आपको बोला गया है कि भाई यहां पे जो ऑब्जेक्ट आपको प्लेस करना है वो फोकस एंड पोल के बीच में प्लेस करना है कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्केव मिरर के लिए हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, तो दोनों नेगेटिव होगी, मतलब कि f ऑल्सो लेस देन 0 एंड u ऑल्सो लेस देन 0। तो ऐसे केस में हमें प्लेस करना है कहां पे, हमें इसको प्लेस करना है फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब यह होता है कि -1/u जो भी होगा इट इज -1/f जो भी है इट इज लेस देन -1/u। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन यहां पे बनेगा। ध्यान से देखो, इसको ना मैं 1/u को एक काम करता हूं कि इस 1/f को वहां पे लेके जाता हूं, तो ये 0 लेस देन 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 0 लेस देन 1/f माइनस 1/u, तो यहां पे 1/f माइनस 1/u इसको हम लिख सकते हैं 1/v, मतलब कि 0 लेस देन 1/v। अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं तो ये 1/v जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि डेफिनेटली v भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब कि यहां पे हमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी, मतलब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। अभी यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी हमें यहाँ पे प्रूव करने को बोला है कि भाई मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 दिखना चाहिए, एनलार्ज होगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 दिखना चाहिए, तो वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे, वो भी हम प्रूव कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे
हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि भाई ये जो u है ना, u हमेशा यहाँ पे नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, लेकिन ये न्यू नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे ये प्लस 1/u हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन बनेगा ना इसके लिए, तो वो 1/u माइनस 1/f होगा, 1/u माइनस 1/f होगा, और ये वैल्यू आपकी 1/v के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि 1/v की वैल्यू ना 1/u से तो कम ही होगी, है ना, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। 1/u में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1/v मिलता है, तो 1/v की वैल्यू 1/u से कुछ कम ही होगी, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे पॉइंट ये बना के आएगा, पॉइंट ये लिखूंगा कि यहाँ पे फॉर द कॉनकेव मिरर 1/v, ये वाले केस में 1/v इज लेस देन 1/, इसको मैं मॉड ही मान लेता हूँ, मॉड u, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई 1 इज लेस देन v/mod u। भाई यहाँ पे हमें इतना समझ में आता है कि ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, मतलब कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि इट इज एनलार्ज। ये क्या शो करता है, इमेज इज एनलार्ज्ड, ठीक है, इमेज इज एनलार्ज्ड, इमेज इज एनलार्ज्ड। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो फाइनली दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9.16 क्या बोला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table. Refractive index of glass is 1.5. Does the answer depend on the location of the slab? No. इसका आंसर तो नो आएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द स्लैब, ठीक है। खैर, इसका आंसर देते हैं। तो यहां पे देखो इसका सीधा फॉर्मूला भी है। अगर आप सीधा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला, दैट रियल थिकनेस ऑफ द स्लैब माइनस रियल थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि अगर मैं इसको बोलूं तो t इंटू 1 माइनस 1/n, ये सीधा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कहीं पर डिराइव नहीं किया है। तो हम ना वो अपना एपेरेंट हाइट वाला, एपेरेंट डेप्थ वाला जो फॉर्मूला हमारा है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होता है वो रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो कहानी क्या बनी है, कहानी ये बनी है कि एक टेबल है, एक टेबल मान लो कि यहाँ पे एक टेबल है, उसके टॉप के ऊपर ना आपको एक पिन को फिक्स करके दिया गया है। तो मान लो कि दिस इज द टेबल, ये एक टेबल है और ये टेबल की यहाँ पे कहीं पे एक पिन को ऐसे फिक्स करके दिया है और हम ना ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर की हाइट है, ऐसा आपको बोला गया है। सो दिस हाइट इज ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको बोला गया है कि बीच में अगर स्लैब रख दिया जाए, बीच में अगर स्लैब रख दिया जाए, क्योंकि अगर स्लैब नहीं था तो हमें ये कितनी डेप्थ पे दिखेगा, तो 50 सेंटीमीटर की डेप्थ पे ही दिखेगा। लेकिन अभी आपको बोला कि नहीं नहीं, अभी आपको क्या करना है, एक कांच का स्लैब लेना है और इसको बीच में रख देना है। तो ये रहा हमारा स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, जिग्नेस बोला है, जिग्नेस थिकनेस 15 सेंटीमीटर। क्या सुने आप, मैं तो थिकनेस ही बोला था, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल जहां पे दिख रहा है वहां पे तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। उसकी हाइट अभी चेंज हो जाएगी क्योंकि ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। मान लो कि वो यहां कहीं पे दिख रहा है, जहां पे भी दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे दिखेगा, जहां पे दिखेगा वो उसकी हम बोल सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ होगी, जहां पे दिखेगा वो एपरेंट डेप्थ होगी, और जहां पे है वो उसकी रियल डेप्थ है ना, वो उसकी रियल डेप्थ है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे रियल डेप्थ है, इसको मैं h बोल देता हूं। सॉरी, ये पेन मुझे चूज करना है, ओके। तो इसकी जो रियल डेप्थ है इसको मैं ना हाइट h बोल देता हूं, और जो उसकी एपरेंट डेप्थ है इसको मैं ना h डैश बोल देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं h डैश बोल देता हूं, ठीक। चलिए, तो मेरे लिए फॉर्मूला सीधा है, मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। हमें एपेरेंट डेप्थ निकालने तो ही तो मुझे शिफ्ट नजर आएगा कि भाई कितना शिफ्ट होगा, है ना। तो यहां पे h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई n हो जाएगा। रियल डेप्थ कितनी है, देखो यहां पे भले मैंने h लिखा है,
डेप्थ है, ऊपर से देख रहे हैं डेप्थ होगी, लेकिन हम हाइट के फॉर्म में इसको देख रहे हैं ना, तो मैं इसको नोटेशन भाई कोई भी है, आप ऐसा मत करो भाई, आप ऐसा बोलते हो सर यहाँ पे तो डी होना चाहिए डेप्थ का डी, भाई मेरी मर्जी, मुझे जो लेना है ले सकते हो, ठीक है, नोटेशन मैं चूज करता हूँ ना, तो मैं ले लूंगा, आप क्यों ऐसा समझते हो कि एच का मतलब हाइट ही होता है ठीक है, चलो नोटेशन कोई भी ये यूज कर सकते हो आप, ए ले लो, बी ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो, ठीक है। चलो तो ये 15 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। तो इसकी जो मतलब एपरेंट डेप्थ होगी वो कितनी आई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आई, मतलब पहले था यहाँ पे कितना, मतलब कि यहाँ पे जो कांच का स्लैब है वो 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर की वजह से हमें उसकी शिफ्टिंग कितनी नजर आएगी, तो भैया 15 से हमें यहाँ पे क्या मिला, तो भैया 10 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस 10 करेंगे, उतनी हमें यहाँ पे शिफ्ट नजर आएगी, है ना। तो ये जो कांच का स्लैब है वो 15 सेंटीमीटर का है, तो ये 15 सेंटीमीटर की वजह से हमें यहाँ पे इतनी, मतलब कि 15 सेंटीमीटर का कांच का स्लैब नहीं होता तो हमें ये 10 सेंटीमीटर की शिफ्ट नजर नहीं आती, मतलब कि 10 सेंटीमीटर उसकी जो है वो हमें नजर नहीं आती, ठीक है। एक्चुअली इसको ना थोड़ा अलग तरीके से, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया ना, इस तरीके से हम इसको नहीं देखेंगे, मतलब कि यही है एपरेंट, क्योंकि आप बोलोगे सर ये एच तो 50 हो जाएगा ना, एच तो 50 हो जाएगा ना, ये एच की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 50 प्लेस करनी पड़ेगी, हाँ बात तो सही है। हम क्या करेंगे एक्चुअल में, इसको एच नहीं मानेंगे, सॉरी, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये एच एड्रेस को थोड़ा सा नोटेशन चेंज करते हैं, हम यहां से देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यहां से है, अगर हम ये ग्लास का स्लैब नहीं रखते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो अगर आप मान लो कि यहीं से देख रहे हो तो ऐसे केस में ये होगी हमारी एक्चुअल एच, और यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं देखोगे, आप इसको ना इस तरीके से देखो कि, तो ये नोटेशन कैसे लेते हैं वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक काम करो, पहले इसको हटा देते हैं और इसको अलग तरीके से देखते हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे हाँ डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। और मैंने जो पहले एच लिखा था, डोंट कंसिडर इट एज एच, ये मेरी भी गलती है कि ऐसे नहीं देखना है इसको, मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको उठा लेता हूँ और इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसको यहीं पे प्लेस कर देते अलग जगह पे। मान लो कि सिर्फ अकेला ये कांच का स्लैब है, और आप ना क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप ना सिर्फ कांच के स्लैब का जो बॉटम पोर्शन है ना उसको देख रहे हो, ठीक है, बॉटम पोर्शन जो भी है उसको देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है कितनी हाइट का, 15 सेंटीमीटर का, और मान लो कि मैंने यहाँ पे कहीं पे, ये इसके नीचे कहीं पे मैंने ना एक पॉइंट कर दिया है, मार्किंग किया है, मान लो कि सरफेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, और मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूं, मैं यहां से ऊपर से इसको देख रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, तो मेरे लिए जो यहां से एकदम नजदीक से करीब से देख रहा हूं ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये होगी मेरे लिए एच हाइट, ठीक है, ये होगी मेरे लिए एच हाइट, ठीक है। और मुझे ये जो पॉइंट जो मैंने नीचे मार्क किया है, नीचे मान लो कि एक सरफेस है जिसके ऊपर मैंने पॉइंट मार्क किया, उसके ऊपर ये कांच का स्लैब रख दिया, ठीक है। तो स्लैब रखने के कारण भाई मुझे ये जो मार्किंग है वो मार्किंग यहां पे नजर नहीं आएगा, 15 सेंटीमीटर पे नजर नहीं आएगा मुझे, वो यहां कहीं पे नजर आएगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, और ये जो ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है इसी को मैं ना एच डैश बोल देता हूं, ये उसकी एपरेंट डेप्थ है, ठीक है। तो एक कांच का स्लैब एक्चुअल में अगर 15 सेंटीमीटर की थिकनेस का हो, तो वो कांच के स्लैब के नीचे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है या फिर नीचे किसी मार्क को किया है, मार्किंग किया है, तो वो मार्किंग मुझे कितनी हाइट पे दिखेगा, 10 सेंटीमीटर पे दिखेगा, मतलब कि यहां पे वो जो ऑब्जेक्ट है जो मैंने नीचे रखा है उसमें शिफ्ट कितनी नजर आई, उसमें शिफ्ट नजर आएगी 15 माइनस 10 की, मतलब कि ये आएगा 5 सेंटीमीटर का, है ना, ये आएगी शिफ्ट 5 सेंटीमीटर की, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि एक 15 सेंटीमीटर की थिकनेस का, एक 15 सेंटीमीटर की डेप्थ का एक कांच का स्लैब हमें कितना शिफ्ट दे सकता है, 5 सेंटीमीटर का, हमें 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट दे सकता है। दैट डजंट मैटर कि उसको आप सीधा यहां पे सरफेस के ऊपर से चिपका के रखो या फिर उससे थोड़ी हाइट पे रखो, दैट डजंट मैटर, बीच में हाइट पे रखो या यहां कहीं पे रखो, दैट डजंट मैटर। अल्टीमेटली यहां पे जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ एपरेंट हाइट एंड एक्चुअल हाइट, रियल हाइट, इन दोनों पे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो हमें जो एपरेंट हाइट यहां से मिली, सॉरी डेप्थ, मैं एच बोल रहा हूं इसीलिए सर डेप्थ वाला डी नोटेशन यूज करो, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ना एपरेंट डेप्थ जो भी मिलती है
वो हमें सीधी सीधी नजर आती है कि रियल डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो आखिरी आंसर है ना, डज दिस आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ दिस स्लैब, तो आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन। ठीक है, मैंने यहां पे एक नोटेशन ऐसा यूज किया, मतलब कि एक लोकेशन ऐसा यूज किया जिसके ऊपर मैंने सरफेस के ऊपर ही सीधा कांच का यही स्लैब को सरफेस के ऊपर रख दिया और नीचे मैंने एक मार्क किया तो मैंने देखा कि भाई वो मार्किंग एक्चुअल में होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। मैं जहां से देख रहा हूं वहां से वो 15 सेंटीमीटर पे नजर आना चाहिए, लेकिन कांच के स्लैब की वजह से मुझे वो 10 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग नजर आई है ना, 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग नजर। दैट डजंट मैटर कि वो कांच का स्लैब आप इसको यहां पे चिपकाए रखो या फिर सीधा सीधा इसको किसी पर्टिकुलर बीच में कोई गैप हो ऐसे उसको ऐसे बीच में रखो, आपको शिफ्टिंग उतना ही मिलेगा। मतलब कि ये वाले केस में भी अगर आप देख रहे हो वहां से 50 सेंटीमीटर है तो आपको ये ऑब्जेक्ट ना 45 सेंटीमीटर की डेप्थ पे नजर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ शिफ्टिंग की नजर फाइंड आउट करना था, तो शिफ्टिंग आया आंसर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा करेक्ट कर लेना, हमने यहां से इसको मतलब कि सरफेस के ऊपर रख के हमने इसकी अपरेंट डेप्थ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये मिरर की अपरेंट डेप्थ, सॉरी ये स्लैब की अपरेंट डेप्थ इतनी होगी। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्या है कि यहाँ पे सीधा इसका फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो वो फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हो थिकनेस वाला। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसा सीधा फॉर्मूला, चलो वो फॉर्मूला भी दे देता हूँ, वो सीधा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करके सीधा आप यहाँ पे आंसर भी निकाल सकते हो। अगर आता है तो सीधा याद रख सकते हो। सेकंड मेथड में आप सीधा फॉर्मूला यूज करो कि यहाँ पे शिफ्ट इज इक्वल्स टू T टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन n। सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। थिकनेस होगी 15 सेंटीमीटर की हमें यहाँ पे दी गई है, तो वी विल यूज दिस 15 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.5। तो ये कुछ हमारे पास निकल के आएगा 15 इंटू 1 तो ये 0.5 डिवाइड बाई 1.5। तो आप खुद ही देखोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा सीधा 5 सेंटीमीटर। तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला ऑल्सो फॉर दिस शिफ्टिंग, एंड इफ यू note down this point, then definitely you will have to look on these things that this T and so shifting is dependent only on the thickness of this slab and refractive index of this slab. It is independent of the location. यहाँ पे कहीं पे भी location का जिक्र नहीं है ना, so definitely this shift is independent of the location of the slab. ठीक है, it is dependent on the thickness, it is dependent on the refractive index of that particular glass. ठीक है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े क्या। ओके, 9.17 क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। फिगर 9.35 shows a cross section of a light pipe made up of a glass fiber of a refractive index 1.68. ओके, यहाँ पे बोला है द आउटर covering of the pipe is made up of a material refractive index 1.44. What is the range of the angles of the incident rays with the axis of the pipe for which total reflection inside the pipe take place as shown in the figure? Big question about what is the answer if there is no outer covering of the pipe is. Okay, तो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे आपको एक लाइट पाइप दिया गया है मेड ऑफ ए ग्लास फाइबर। हमें पता है कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के अंदर ऑप्टिकल लाइट जो भी होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये इस तरीके से प्रोपोगेट करती है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि ये जो मीडियम है, ये वाला अंदर वाला जो कोर मीडियम है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.68। मतलब कि ये जो अंदर वाला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको N2 बोल देते हैं, वो 1.68 है। और ये जो कवर किया हुआ है आउटर पाइप, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपको, इसको हम N1 बोल देते हैं, वो 1.44 है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे ये जो इंसिडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, रेंज ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रेस, मतलब कि ये जो इंसिडेंट हो रहा है, बाहर से रे इंसिडेंट हो रहा है, उसका इंसिडेंट एंगल की रेंज क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए आपको ये इंसिडेंट एंगल की रेंज निकालनी है। मुझे इतना समझ में आता है कि ये इंसिडेंट एंगल से पहुंचने से पहले हम यहाँ पे पहले फोकस कर लेते हैं। ये जो आइडेस आपको दिया गया ना, दिस आइडेस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना।
अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो ऐसे केस में ये एंगल यहां पे जहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां से, ये तो रिफ्लेक्शन होगा तभी तो वो अंदर मीडियम में दाखिल होगा और यहां पे जाएगा, और यहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यहां का जो इंसिडेंट एंगल है इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हम एक काम करते हैं, क्रिटिकल एंगल यहां पे पता कर लेते हैं, है ना। तो मैं यहां पे क्रिटिकल एंगल पहले तो पता कर लेता हूं। तो क्रिटिकल एंगल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, पहले ए पार्ट का आंसर देते हैं। सो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, हाँ जी, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो याद करो, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। ये एक रिलेशन बना था यहाँ पे, n मतलब कि इसको हम n21 बोलेंगे, n21 n2 बाई n1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा n2 बाई n1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। मतलब कि n2 की वैल्यू है यहाँ पे 1.68, ये वैल्यू है 1.44। आप इसको डिवाइड करोगे 1 अपॉन साइन आई सी, तो यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू 1.68 डिवाइड बाय, मतलब कि आप इसको रेसिप्रोकल ले लो, तो ये साइन आई सी दैट इज इक्वल्स टू 1.44 डिवाइड बाय 1.68। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू 1.44 डिवाइड बाय समथिंग, ये जो वैल्यू है वो 0.8571 आएगी, ठीक है। तो ये 0.8571 आएगी हमारे पास। मतलब कि यहाँ पे हमें ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी मिली, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली इट इज 59 डिग्री, ठीक है। तो इट इज 59। अगर क्रिटिकल एंगल 59 डिग्री है तो डेफिनेटली ये आई डैश जो भी है, दिस आई डैश शुड बी ग्रेटर देन आई सी, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आई डैश मस्ट बी, ये वाला एंगल, ये आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी होना चाहिए, है ना। तो इट इज ग्रेटर देन आई सी, मतलब कि दिस इंप्लाइज आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन 59 डिग्री, ठीक है। तो ये आई डैश 59 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन 59 डिग्री। अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट यहां पे कंसीडर करता हूं कि अगर मान लो कि यहां पे एक्चुअली ये, हाँ, लाइंस हो रही है अपने आप, ठीक है। तो अगर मैं ये आई डैश की वैल्यू अगर 59 कंसीडर करता हूं, जस्ट इमेजिन करो कि मान लो कि इसकी वैल्यू 59 है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर 59 कंसीडर कर लेता हूं, 59 डिग्री, तो आपको ये ट्राइंगल दिखा क्या, अगर ये ट्राइंगल आप देखोगे तो अगर आई डैश 59 है तो आर कितना होना चाहिए, 90 माइनस, क्योंकि ये एंगल 90 है तो 90 माइनस 59, सो दिस आर शुड बी हाउ मच, तो 90 माइनस 59 मतलब कि दिस शुड बी 31 डिग्री। तो ये जो पहली बार बाहर से अंदर एंटर कर रहा है ना, बाहर से अंदर एंटर कर रहा है, तो वहां पे इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनना चाहिए, 31 डिग्री। अगर आप एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल लेते हो तो, लेकिन हमें तो क्रिटिकल एंगल एग्जैक्टली नहीं लेना, मतलब कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 31 डिग्री होनी चाहिए, सॉरी लेस देन 31 डिग्री होनी चाहिए, एक सेकंड, हाँ, लेस देन 31 डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो इससे कम होनी चाहिए, लेस देन 31 डिग्री, ठीक है। अगर ये लेस देन होगी, क्योंकि आई डैश शुड बी ग्रेटर देन 59, तो वो 60 हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आर की वैल्यू लेस देन 31 होनी चाहिए। तो ये एंगल लेस देन 31 होना चाहिए। हमने क्रिटिकल एंगल पे आर की वैल्यू कितनी होगी वो हमने देखा, ठीक है। तो इट शुड बी लेस देन 31 डिग्री। अच्छा, तो अब यहां पे हम एक काम करते हैं कि इसको फिलहाल ये कंडीशन को साइड पे रखते हैं और हम ये पॉसिबल आखिरी जो एंगल पॉसिबल है वो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट्स से इट इज 31 डिग्री, ठीक है। तो एक कंसीडरेशन में लेते हैं और हम ये इंसिडेंट एंगल को पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्शन एंगल 31 डिग्री है तो ये इंसिडेंट एंगल कितना होगा, तो उसके लिए मुझे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, देखो ये वाला मीडियम तो एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1, एयर का 1 होगा, तो मैं यहां पे लगाऊंगा एन ए साइन आई दैट मस्ट बी इक्वल टू एन 2 साइन आर, ठीक है। फिलहाल हम यहां पे आर की वैल्यू 31 ही प्लेस करेंगे, हमें पता है कि आर की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, लेकिन उसको हम फिलहाल 31 प्लेस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, तो यहां पे साइन आई की वैल्यू होगी n2 मतलब कि 1.68 इंटू साइन आर, सो साइन 30 डिग्री, ठीक है। सो यहां से हमारे पास
ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, साइन आई की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी, साइन आई इज इक्वल्स टू 1.68 मल्टीप्लाई बाय साइन 31 डिग्री, सॉरी ये 31 है तो थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब कि 0.5 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, 51 समथिंग जो है 0.51 एक्चुअल वैल्यू 0.5150 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आएगा 0.8662। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास कुछ इतनी बनेगी, मतलब कि आई की वैल्यू ये आनी चाहिए 60 डिग्री, ये आनी चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे बोला गया है कि भाई आर की वैल्यू लेस देन 31 होनी चाहिए। हियर पॉइंट ये है कि आर की वैल्यू लेस देन 31 डिग्री होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये आई की वैल्यू जो भी है वो भी लेस देन 60 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर को कौन कंट्रोल करेगा, आई। जितना एंगल में कम रखूंगा उतना, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ये भाई साहब जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू को हमें देखना है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी वो रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंटर करता है रे, तो ऐसे केस में वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होता है ना, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होता है। तो जितना हम ये एंगल कम रखेंगे उतना उसका ये एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, तो आई की वैल्यू 60 डिग्री से कम होनी चाहिए, मतलब कि उसकी रेंज जो आएगी वो 0 से लेके आई लेस देन 60 डिग्री, तो ये रेंज हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये रेंज हम यहाँ पे लगा, तो दिस इज द आंसर जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला गया है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करने को बोला गया है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन भी पूछे है आपको। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप, मतलब कि यहां पे आपको अगर आपको बोला जाए कि यहां पे अगर नो आउटर कवरिंग, मतलब कि ये जो कवरिंग वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 इज इक्वल टू 1.44 है, अगर वो नहीं है तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसका भी आंसर जल्दी से दे देते हैं। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं। अभी आपको क्या बोला कि अभी ये वाला जो आउटर कवरिंग है उसको हटा दिया है, उसकी जगह पे कुछ भी नहीं, मतलब कि यहाँ पे एयर मीडियम मान लो, तो अब इसके लिए नया N1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एयर मीडियम है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉइंट निकल के आने वाला है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप डेरिवेशन आप खुद से भी कर सकते हो, मैं आपको सीधा यहाँ पे पॉइंट देके छोड़ दूंगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना। तो यहाँ पे अगेन वापस भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन ये क्रिटिकल एंगल वाला पॉइंट अप्लाई करते हैं, साइन IC के बराबर होगा। यहाँ पे इसको मैं लिखूं तो 2 1 होगा। ठीक है, तो N1 यहाँ पे अभी फिलहाल हमने ये मटेरियल हटा दिया तो N1 1 होगा, तो ये हो जाएगा N2 बाई N1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो N1 बाई N2 दैट इज इक्वल टू साइन IC। ठीक, तो यहाँ पे साइन IC की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, साइन IC की वैल्यू हमारे पास N1 का 1 और N2 का 1.68। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गई 0.5952, तो ये वैल्यू आएगी 0.5952। सो दिस इज दी साइन IC। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल जो भी आएगा वो साइन इनवर्स 0.5952 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 36.5 डिग्री हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो इतना एंगल हमारे पास आएगा। अभी यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इफ 90 डिग्री इज ग्रेटर देन डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आप ये क्रिटिकल एंगल का डबल करोगे तो वो 90 से कम होगा, वो 90 से कम होगा, तो 90 डिग्री इज ग्रेटर देन डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल, देन यहां पे पॉइंट याद रखना है, देन all the rays perform total internal reflection, total internal reflection। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप इसका डबल करोगे तो ये 73 होगा, 73 डिग्री विच इज लेस देन 90 डिग्री। यहां पे आप इसका क्रिटिकल एंगल का डबल करो, आप खुद ही देखो यहां पे कितना आता है 59 डिग्री, तो ये आपका
हो जाएगा 118 डिग्री, ठीक है। तो ये 118 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट इन दिस केस दिस फिनोमेना हैपन दैट 90 डिग्री इज ग्रेटर देन डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल। आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा ही नजर आएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये क्रिटिकल एंगल जो भी है इसका डबल जो भी है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हियर जितने भी आप रे यहाँ पे इंसिडेंट करवाओगे वो सारे ना टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर हम ये दे सकते हैं। आप ये पॉइंट लिख के इसको छोड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ से इस तरीके से सारी चीजें आप अप्लाई करके देख लो तो आपको भी रेंज वही नजर आएगी। मतलब कि रेंज आप पता ही नहीं कर पाओ, सभी रेंज के लिए ये वैलिड हो जाएगा। सभी रेंज के लिए कोई भी इंसिडेंट एंगल हो सबके लिए ये वैलिड होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक। तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।